भारत विकास परिषद को बधाइयां देता हूं, साधुवाद देता हूं और मैं प्रत्येक ऐसे संगोष्ठी को, कार्यशाला को, सेमिनार को, वर्कशॉप को मैं मानता हूं कि एक वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए हमें। हम कुछ इस तरह से प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि कोई बाहर से आकर हमें जगाएगा। उस दृष्टि से मैं इस संगोष्ठी को लेता हूं कि आपने ये आज आयोजन किया है, तो हमें उस सकारात्मक रूप से हम उसको लें। विषय भारत में आतंकवाद की पृष्ठभूमि और निदान। मुझे लगता है मुझसे काफी अनुभवी लोग मेरे सामने बैठे हैं और मुझसे बेहतर दुनिया देखी है आपने, आप जानते हैं। मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कानून की बहुत संक्षेप में थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा और एज ए कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री, एक सामान्य आदमी की तरह मैंने क्या महसूस किया है वो भी थोड़ा सा शेयर करूंगा आपसे। और मुझे लगता है, जैसा कि कहा जाता है कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन रिक्वायर्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट और मेजर्स, तो कुछ उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज को करने की जरूरत है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा बहुत संक्षेप में बताऊं, और ये बात व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत आदालित करती रही है, भीतर से मैं दुखी होता रहा हूं, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता। मैं विद्यार्थी था, तत्कालीन गृह मंत्री की लड़की के एवज में आतंकवादियों को छोड़ा गया। मैं उसके गुण दोषों पे नहीं जा रहा हूं, आप बेहतर जानते हैं। उस एक घटना की शुरुआत आप कह लें। दूसरी, मुझे अभी तक याद है, IC-814 उस विमान का नंबर था जो काठमांडू से कांधार ले जाया गया था। उसके बाद के परिदृश्य आज भी आप देखते होंगे। वो दूसरी घटना इतनी बड़ी घटना थी। ये मैं इसलिए आपको कुछ चीजें बता रहा हूं क्योंकि आज के हिंदुस्तान टाइम्स के 3rd पेज पे मैंने उसकी फोटोकॉपी कराई है, आप देखें। आज के हिंदुस्तान टाइम्स का, यस वी आर स्टिल ए सॉफ्ट स्टेट। इसकी पृष्ठभूमि जैसा आपने विषय रखा है, मुझे लगता है ये पृष्ठभूमि वहां से शुरू होती है और पहले से शुरू होती होगी, जिसे मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है वो 2-3 घटनाएं ऐसी थी, पता नहीं इतिहास हमें माफ करेगा कि नहीं। मैं अगर इतिहासकार होता तो मैं नहीं माफ करता, मैं ऐसी बातें नहीं लिखता। वो सिग्नल देना होता है। वो सिग्नल आपने ऐसा दुनिया को दिया कि उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। आज भी ये चर्चा होती है कि आज भी हमारे जेलों में जो कुख्यात आतंकवादी बंद हैं, अगर एक प्लेन हाईजैक कर लो इनका, संभव है कि वो उसको छोड़ देंगे। ये बहुत लोगों की विचारधारा है। ये मैं बता रहा हूं, ये पॉपुलर फीलिंग है लोगों का। क्या होगा ये तो भविष्य जानता है, लेकिन इस ढंग की मन स्थिति हमारे यहां बन रही है। और जैसा कि आप हमसे पहले कह रहे थे, हमारे यहां 26/11 हुआ। अमेरिका में इससे बड़ी घटना हुई, इजराइल में घटना होती रहती है, लेकिन आप देखें कि रिपीटेशन नाम की चीज वहां नहीं होती। लंदन में 5-6 साल पहले अंडरग्राउंड में उनके बम ब्लास्ट हुआ, ट्रेनों में मारे गए लोग, रिपीटेशन नहीं हुआ। अमेरिका की घटना के बाद आज तक रिपीटेशन नहीं हुआ। और मुझे तो लगता है कि हम 1 महीना नहीं बीतने देते हैं। रिपीटेशन के हम इतने आदी हो गए हैं। मैं जब यहां आने के पहले देख रहा था कि पिछले कुछ महीनों में कहां कहां घटनाएं हुई हैं, तो मुझे पूरा भारत घूमना पड़ गया। वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, आप नाम लीजिए और वहां पे आपके यहां घटनाएं हो रही हैं। गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक, जयपुर से लेकर मुंबई तक। कहीं ना कहीं कमजोरी है। सॉफ्ट स्टेट की बात पृष्ठभूमि में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सॉफ्ट स्टेट हैं। और आज का आपका लीडिंग डेली चीख कर कह रहा है कि हाँ, हम अभी भी सॉफ्ट स्टेट हैं। मैंने कंधार ले जाने की घटना का जिक्र किया, उसमें एक पॉजिटिव चीज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि कंधार की घटना का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि हमने उसके तत्काल बाद
नेपाल से अपने सारे एविएशन की पॉलिसी के तहत उनसे संबंध ब्रेक कर लिया था। हमने कहा आपके प्लेन को हम अपने प्लेन नहीं जाने देंगे और आपके प्लेन को हम अपने यहां नहीं आने देंगे। इनिशियली नेपाल वॉज वेरी रिलक्टेंट और आपको जान के हर्ष होगा, कुछ दिनों के अंदर उनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म से चलती है। जब प्लेन का आवागमन बंद हो गया, विद इन अ वीक उन लोगों ने हमारी शर्तें मान ली। और आपको यह जान के भी खुशी होगी कि ना केवल त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वाटर प्रूफ किया गया, वाटर प्रूफ से मेरा मतलब है एकदम उन्होंने अभेद्य बनाया, बल्कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल भी पैसेंजरों की चेकिंग करने के लिए वहां तैनात हुए। पहली बार ऐसी घटना हुई थी कि किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री में सिक्योरिटी पर्सनल चेक कर रहे थे। कहने का तात्पर्य कि ये इस ढंग का विल पावर की जरूरत थी। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका ये था। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि हमने एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी, इतनी जो हम कर सकते हैं, मैं पॉजिटिव वे में उसको लेता हूं। और आज तक कोई बड़ी घटना उसके बाद से हमारे एयरपोर्ट्स पे नहीं हुई है। ये उस घटना का बहुत बुरी घटना थी, उसके ये दो पॉजिटिव चीज मैं लेता हूं। इसको हमारे कुछ साथी इस ढंग से भी जोड़ते हैं कि विमानों में बड़े लोग सवार चलते हैं। संसद के आक्रमण के बाद अगर आपने देखा होगा, आप में से कई गए होंगे वहां पे, संसद को एक अभेद्य किला बना दिया गया है। 7 टायर सिक्योरिटी है वहां, मैं गया था कुछ दिन पहले। 7 टायर सिक्योरिटी। मेरा कतई यह कहना नहीं है कि संसद की रक्षा न की जाए, प्लेन की रक्षा न की जाए। संसद हमारा लोकतंत्र का मंदिर है और हमें उसको करना भी चाहिए। लेकिन एक मन में कई लोगों के मन में ये धारणा है और बहुत ज्यादा अनफाउंडेड नहीं है कि ये कांधार की घटना के बाद एयरपोर्ट सुरक्षित कर देना, प्लेन सुरक्षित कर लेना, जहां बड़ी घटनाएं होती हैं हम वहां अलर्टनेस की सीमा हमारी ज्यादा है। हमारे गरीब आदमी सूरत में, बॉम्बे में हर जगह मारे जा रहे हैं, उस पे हमारा रिस्पांस थोड़ा सा ढीला रहता है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से। इसलिए मैं 2 उदाहरण उस रूप में दे रहा हूं। निदान की बात आपने की, पृष्ठभूमि में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। निदान में मुझे लगता है 2 कानूनी दिक्कतें हैं। मैं थोड़ा सा कानून की बात करूंगा, बहुत संक्षेप में। हमेशा एक ग्राउंड ये लिया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर इज एन स्टेट सब्जेक्ट, राज्य का विषय है। आप में से सबको मालूम होगा हमारे संविधान में 7th शेड्यूल दी हुई है। 7th शेड्यूल में उन्होंने लिस्ट 1 में भारत सरकार जो काम करेगी वो 97 काम भारत सरकार के लिए शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। शेड्यूल 2 में स्टेट के लिए है, 47 वर्क्स दिए हुए हैं, और एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों काम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट ड्यूटी है। और आज आपने बॉम्बे में या किसी अन्य में देखा होगा, इस बात को बहुत हाईलाइट किया गया है, सामंजस्य की कमी रहती है। एक स्टेट की पुलिस कुछ कहती है, दूसरे स्टेट की पुलिस कुछ कहती है, सेंट्रल एजेंसी कुछ कहती है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विसंगति, आज जिस विषय को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं, हमें लगता है कि अगर जरूरत पड़े तो संविधान का संशोधन भी होना चाहिए, और कि केवल ये ग्राउंड नहीं लिया जा सकता कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हम सेंट्रल एजेंसी, एक फेडरल एजेंसी बनाने में हम विरोध करेंगे। अभी 1-2 चीफ मिनिस्टर साहवान का आया कि फेडरल एजेंसी के द्वारा हमारे अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, आपने देखा होगा। वो उसी 7th शेड्यूल की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये पैरोकियल व्यू हमें हटाना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा। अगर इस पर्पस के लिए जरूरी है कि टेररिज्म के लिए, तो उसको सेंट्रल लिस्ट में डाल देना चाहिए। बहुत सी खामियां मुझे लगता है इस एक चीज से दूर हो सकती है। फेडरल एजेंसी की हमने बात की, जिसका गठन भी हो रहा है शायद, लेकिन हमें डर है, पवन श्रीवास्तव जी यहां बैठे हैं, उसका हर्ष पुलिस जैसा ना हो। जब तक आप उसे पॉलिटिकली इंसुलेट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा गवर्न नहीं करेंगे, आई एम अफ्रेड इट विल बी गोइंग टू बी अ सक्सेस ऑफ एनी काइंड ऑफ सक्सेस। तो मुझे लगता है वो अलग विषय है। दूसरा, आई वॉज वंडरिंग कि मुझे लगता है मुझे कुछ और मुंबई की जरूरत पड़ेगी एक कानून को लाने के लिए। लॉ की एक बात जैसे मैंने बताई, एक दूसरा मेरा मेन लॉ में ये है, कोटा में एक प्रावधान था कि आप अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर स्तर के अधिकारी को कोई कन्फेशन देते हैं, कोई क्रिमिनल टेररिस्ट,
कोई कन्फेशन देता है तो दैट विल बी एडमिसिबल बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। दैट्स व्हाट ए रेडिकल चेंज। और मैं आपको बताऊं, मैंने इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ा है, हमारे कई सिविलाइज्ड सो कॉल वेस्टर्न कंट्री में भी ये प्रावधान है कि वहां पुलिस को दिया गया कन्फेशन मान्य होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर केस में कर दो, उसे डिस्टर्ब एरिया में करो, आप डेजिग्नेट करो वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर, लेकिन मुझे लगता है ये समय की मांग है। उपयोग टेररिज्म से रिलेटेड कामों में कैसे हो सकता है? पूरी पुलिस तंत्र मुंबई की फेल हो जाती है, एक हैकर जिसको हम बहुत, जो कैफे में बैठा रहता है, वो आकर आपकी मदद करता है। हैकर जिसको हम बहुत कंटेम्पचुअस भाषा में उसको देखते हैं नेगेटिव, वो आकर थोड़ा सा, पुलिस कमिश्नर साहब उसको बुलाते हैं। तो वेडनेसडे मूवी एक बहुत अच्छी नसरुद्दीन साहब की मूवी है, उसको जरूर देखें आप। हमें लगता है वो बहुत ही रेलिवेंट है और टू द पॉइंट है। और मुझे लगता है मैलिमत कमेटी है, पद्मनाभन कमेटी है, मौली कमेटी है, पवन जी ज्यादा बेहतर जानते हैं, सब कमेटी ने कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट की है, जिसमें फेडरल एजेंसी की स्थापना से लेकर, मुझे लगता है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारा इंटेलिजेंस को सशक्त प्रोफेशनल बनाने की जरूरत है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता कि इंटेलिजेंस का प्रयोग आज हम किस रूप में कर रहे हैं। कोई घटना हो जाती है फिर हम रिएक्ट होते हैं, प्रिवेंशन पे हमारा बहुत कम ध्यान होता है। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम सब लोग गोविंदाचार्य साहब को भी सुनना चाहेंगे। लेकिन कानून के विद्यार्थी के रूप में मैंने आपसे निवेदन किया, 2-3 चीजों को करने की बहुत जरूरत है। या तो हम आज कर लें या कुछ दुखद घटनाओं के बाद हमें करना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद।